हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। जय मां सरस्वती, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल आस्क मोड पे। आई होप कि आप सभी प्यारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बच्चा बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जितने भी बच्चे आ चुके हैं सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय मां सरस्वती, राधे राधे, वालेकुम सलाम। तो फटाफट सारे बच्चे बता देंगे कि आवाज और वीडियो ये दोनों चीज बच्चा ठीक है, प्रॉपर ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसके साथ साथ सारे बच्चे एक बार फटाफट क्लास को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और जो बच्चा चैनल पे पहली बार आया होगा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेगा, ठीक है। तो बच्चा आज की क्लास में हम करेंगे जो चैप्टर कल हम लोग खत्म किए थे, छठा चैप्टर वंशागति का आणविक आधार। इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं किसमें कितना दम है। कल ही चैप्टर खत्म हुआ और आज आ गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कौन कितना कर पाता है आज इस क्लास में प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। यानी कौन कितना पानी में है और कौन किसमें कितना दम है इस क्लास से अंदाजा लगा लेगा। कि भाई आप एक दिन में चैप्टर पढ़ रहे हो, दूसरे दिन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, तो क्या एक दिन की पहले की पढ़ी हुई चीज आपके दिमाग में फिट है कि निकल गई, तो सोचना कि ये पढ़ी हुई चीज आपके एग्जाम में काम देगी कि नहीं देगी। यानी आपके माइंड की कितनी कैपेसिटी है, कितनी क्षमता है कि आप किन बात को अपने मन के अंदर, अपने माइंड के अंदर कैप्चर कर पा रहे हो और किस बात को तुरंत भूल जा रहे हो, ठीक है। तो आज ये बच्चा अंदाजा लगा लेना और इसी जोश एनर्जी के साथ फटाफट सारे बच्चे क्लास को लाइक शेयर कर देंगे। और एक बार मैं आप सभी का इजाजत चाहूंगी कि क्या क्लास स्टार्ट हो जाए। सारे बच्चे रेडी हो? वाह, बड़े फास्ट हो भाई, बच्चे आंसर बताना भी शुरू कर दिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नाम तो मैं लूंगी बाद में, ठीक है। बच्चा नाम में क्या रखा है? अगर कुछ रखा है तो काम में रखा है ना, ठीक है। नाम में क्या ही रखा है? नाम तो किसी का है, ऐसा टिंकू मिंकू चिंटू किसी का भी हो सकता है। अगर उस चिंटू मिंकू पिंकू का नाम लेना तो उसको काम से जाना जाएगा ना, ठीक है। तो नाम लेने के लिए कोई डाउट नहीं है, मैं नाम लूंगी, एक नहीं 1000 बार लूंगी, 1000 बार आपका एग्जाम्पल लूंगी, लेकिन आप वैसा करके तो दिखाओ। क्लास में पढ़ लो, सारे आंसर बता देना, सही सही क्लास को कर लेना, फिर लास्ट में सारे बच्चों का एक बार मैं नाम लूंगी, ठीक है। ऐसे तो फिर भाव विभोर हो जाओगे ना तुम लोग भाई, भाव में अंधा कि भाई मैम तो मेरा नाम ले ली, क्या बात है, लेकिन लूंगी तो लास्ट में, ठीक है। तो फटाफट बच्चे क्लास को शेयर कर दो, फटाफट सारे बच्चे क्लास को शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा। निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किस बंधन से डीएनए की न्यूक्लियोटाइड बंधे होते हैं? बच्चा डीएनए की न्यूक्लियोटाइड की बात हो रही है। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड किस बंधन से जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड, सहसंयोजक बॉन्ड, विद्युत संयोजी बंधन या फिर इनमें से सभी। तो न्यूक्लियोटाइड, बच्चा न्यूक्लियोटाइड की बात हो रही है। डीएनए क्या होता है? दो पॉली न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला होती है। तो दो पॉली न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला को, यानी बच्चा पॉली न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेंगी? ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में बंधेंगे, आपस में जुड़ेंगे तो क्या बना देंगे? पॉली न्यूक्लियोटाइड। तो बच्चा एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड को बाइंड करने के लिए कौन सा बंधन होगा? तो कुछ बच्चों का आ रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड। बच्चा गलत होगा, क्योंकि एनबी को बांधता है नाइट्रोजनी क्षार को, यानी एक नाइट्रोजनी क्षार को दूसरी नाइट्रोजनी क्षार से जोड़ने के लिए बच्चा वहां पे पाया जाता है एच बॉन्ड, ठीक है। लेकिन 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 क्या होता है? एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड को बाइंड करने के लिए, जोड़ने के लिए क्या आता है? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फास्फोडाइएस्टर, सही है ना, डाइएस्टर बंध। इस बंध को ही क्या कहते हैं? सहसंयोजक। क्या कहते हैं बच्चा? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ही कहते हैं सहसंयोजक बॉन्ड। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन घुलनशील आरएनए है? यानी जो घुलनशील आरएनए कौन कहलाता है? आपका एमआरएनए कहलाता है, यानी मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, सी आरएनए या फिर टी आरएनए। बताओ घुलनशील आरएनए बच्चा इसमें से कौन है? कौन है घुलनशील आरएनए? किसको कहते हैं? सॉल्युबल आरएनए। बच्चा सॉल्युबल आरएनए कौन होगा? फटाफट बताओ, ए बी सी डी। तो क्या होगा बच्चा? टी आरएनए, ठीक है, टी आरएनए, वेरी गुड। टी आरएनए क्या बच्चा? सॉल्युबल आरएनए है, यानी घुलनशील आरएनए होता है। क्या?
डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, निम्नलिखित में से कौन डीएनए द्वारा आरएनए के निर्माण से संबंधित है? डीएनए द्वारा आरएनए यानी कि जब ये डीएनए क्या कर देगा, आरएनए का निर्माण। कौन सा आरएनए का निर्माण भाई? एमआरएनए का, टीआरएनए का, आरआरएनए का जब निर्माण करता है तो डीएनए से आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं, ट्रांसडक्शन कहते हैं। बताओ, बोलिए बोलिए। तो क्या कहते हैं बच्चा? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब बताओ क्या कहते हैं, फटाफट बताओ। वेरी गुड बच्चा, ऑप्शन नंबर बी यानी ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है बच्चा अनुलेखन। क्या होता है हिंदी में, क्या कहते हैं? अनुलेखन। यानी कि जब डीएनए आरएनए को बनाता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? अनुलेखन कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन बच्चा है, निम्नलिखित में से कौन सही जोड़ा है? सही जोड़ा कौन है? यानी कि जो साइटोसिन है ग्वानिन से डबल बॉन्ड से बाइंड होता है क्या, या फिर ग्वानिन थाइमिन से बाइंड होता हुआ ट्रिपल बॉन्ड से, या फिर साइटोसिन सॉरी ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड से बाइंड होता है साइटोसिन से, या फिर एडेनिन थाइमिन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है? तो इसमें से सही जोड़ा कौन है? फटाफट फटाफट। वेरी गुड, जितने बच्चों का ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल, क्योंकि बच्चा ग्वानिन हमेशा हाइड्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है, ठीक है, और एडेनिन हमेशा थाइमिन से डबल बॉन्ड से जुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आरंभिक कोडान है? आरंभिक कोडान का मतलब समझे आप कि भाई जब प्रोटीन बनाना है, जब वो प्रोटीन को ढोकर कौन लाता है? टीआरएनए लाता है। अमीनो अम्ल को ढो के लाता है। किसके लिए ढो के लाता है भाई? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन के निर्माण के लिए। इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा प्रारंभन कोडान कौन है? यानी प्रोटीन बनाने के लिए प्रेरणा कौन देगा? प्रारंभ करने का काम कौन करता है? वेरी गुड, क्या है? AUG। तो जितने बच्चों ने AUG लिखा है और या जिसका ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन बच्चा है, निम्नलिखित में से कौन लैकोप्रान में बी ग्लैक्टोसिडेज का कोडिंग करता है? यानी जो लैकोप्रान मॉडल होता है उसमें बीटा ग्लैक्टोसिडेज का वो क्या करता है? कोड यानी कोडित करने का काम करता है। कब होगा भाई? कब होगा? अनुलेखन की क्रिया में, ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया में। तो कौन करता है? जेड जीन करता है, अल्फा जीन करता है, ठीक है, गामा जीन करता है, या फिर आई जीन जिसको हम अंकोजीन भी कहते हैं। कौन करता है? कौन करता है? कौन जीन? वेरी गुड, क्या करेगा बच्चा? जेड जीन करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है बच्चा, डीएनए का एक्स किरण विवर्तन आंकड़ा किसने दिया था? डीएनए का एक्स किरण आंकड़ा जो विवर्तन है उसको किस वैज्ञानिक ने दिया था? बताइए भाई। मैरिस, विल्किंस एवं रोजलिंड फ्रैंकलिन ने दिया था, चार गाब्जे ने दिया था, वाटसन एवं क्रिक ने दिया था, या फिर हाली ने दिया था? बताओ किसने दिया है बच्चा? कौन दिया है डीएनए का? बताइए भाई, डीएनए का कौन दिया है? कौन दिया है? कौन दिया है बच्चा? बताइए कौन दिया है? फटाफट फटाफट। वेरी गुड, जितने बच्चों का ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही कि बच्चा मैरिस, विल्किंस एवं रोजलिंड फ्रैंकलिन ने क्या किया था? एक्स किरण विवर्तन की खोज की थी, या फिर उन्होंने देखा था, या जो आंकड़ा उन्होंने दिया था उन्होंने ही दिया था। अगला क्वेश्चन है, हर्षे व चेज के प्रयोग का निष्कर्ष क्या था? यानी बहुत सारी वैज्ञानिक, जब डीएनए की डिस्कवरी हो रही थी, डीएनए की खोज हो रही थी, तो बहुत सारे वैज्ञानिकों का आपस में झगड़ा था। कोई कह रहा था कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, तो कोई कह रहा था आरएनए होता है, तो कोई कह रहा था प्रोटीन होता है। इसी मत में बहुत सारे बच्चा विरोध चल रहे थे, ठीक है, आपस में झगड़ा चल रहा था। लेकिन उसमें एक व्यक्ति, दो व्यक्ति आके ये पूरी तरीके से प्रूव कर दिए कि भाई डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। तो क्या उन्होंने बोला था कि जीवाणु का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, जीवाणु का आनुवंशिक पदार्थ आरएनए है, या विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ आरएनए है? क्या कहा था उन्होंने? बताओ बच्चा फटाफट। वेरी गुड, क्या है बच्चा? कि विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है। कौन सा विषाणु बच्चा? कौन सा? जीवाणु भोजी। जीवाणु भोजी जो क्या करता है बच्चा? बैक्टीरियोफेज, जिसको कहते हैं बैक्टीरियोफेज, जो क्या करता है? जीवाणु को इन्फेक्ट करता है, यानी उसमें संक्रमित कर देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन डीएनए की प्रतिकृतियों के बारे में आ सकते हैं? इन चारों कथन में से ऐसा कथन कौन सा है कि जब हमारा डीएनए रिप्लिकेट करता है, यानी जब डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, रिप्लिकेशन का मतलब होता है कि जब जनक डीएनए क्या करता है? अपनी हूबहू, अपनी कॉपी दो संतति डीएनए का निर्माण करता है। तो इसमें से कुछ मत दिए गए हैं, कुछ कथन दिए गए हैं, कुछ लाइन दिए गए हैं, और इनमें से असत्य कौन है?
डीएनए का अर्ध संरक्षित प्रतिकृतियन होता है क्या, यानी जब क्या करता है डीएनए रिप्लिकेट करता है तो वो उसका अर्ध संरक्षित प्रतिकृतियन होता है, क्या ये बात सही है? या फिर डीएनए की प्रतिकृति का प्रमुख एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज है, यानी कि जब रिप्लिकेशन हो रहा है डीएनए बढ़ रहा है तो वहां पे पॉलीमरेज एंजाइम काम करता है, या प्रतिकृति में किसी भी गलती के परिणाम स्वरूप परिवर्तन यानी म्यूटेशन होता है क्या, या फिर डीएनए की दोनों लड़ियों पर प्रतिकृति सतत होता है। बताओ इसमें से बच्चा कौन सा कथन असत्य है, यानी जो लाइन है वो कौन सी लाइन गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा है कि निम्नलिखित में से कौन एंजाइम राइबोसोमल आरएनए के अनुलेखन हेतु उत्तरदायी है, यानी जब डीएनए से आरएनए बनता है, जब डीएनए से आरएनए बनता है तो यहाँ भी बच्चा जब अनुलेखन प्रोसेस हो रही है, जब अनुलेखन की क्रिया हो रही है तो अनुलेखन क्रिया के लिए यहाँ पे कौन से एंजाइम काम करती है? क्या आरएनए पॉलीमरेज करता है, या आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड करता है, या आरएनए पॉलीमरेज थर्ड करता है? तो यहाँ भी बच्चा ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया में कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है, कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है? वेरी गुड बच्चा, बहुत बढ़िया, आरएनए पॉलीमरेज होता है। क्या होता है बच्चा? आरएनए पॉलीमरेज होता है। क्या बात है भाई, आपकी संख्या करंट की मैं बात करूं, आपकी संख्या 242, यानी 242 बच्चे लाइक देख रहे हैं और आपकी लाइक की संख्या 217 है। किसने कंजूसी की है, किसने झूठ बोला है? भाई झूठ बोलोगे तो कौवा तो काटेगा, गाना सुने हो ना, झूठ बोले कौवा काटे, है ना? कौन ऐसा किया है भाई? झूठ ना बोलो, कंजूसी ना करो, मलिसपना ना दिखाओ, ठीक है? हाथ तो दर्द करेंगे नहीं, छोटे से नन्हे नन्हे जो कोमल कोमल हाथ है उससे एक बार क्या कर देना, लाइक कर देना, एक बार शेयर कर देना, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है? ठीक है, क्लियर? ठीक है, ठीक है, चले चलिए बताइए बच्चा क्या है, निम्नलिखित में से कौन है? तो राइबोसोमल सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समापन कोडान है, यानी कि टर्मिनेशन कोडान कौन नहीं है, सॉरी समापन कोडान नहीं है। इनमें से कौन बच्चा है समापन कोडान नहीं है? निम्नलिखित में से समापन कोडान बच्चा कौन नहीं है? तो कौन नहीं है बच्चा? एयूजी। एयूजी क्या होता है? समापन कोडान के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी सारे क्या है आपके समापन कोडान है, यानी एक प्रोटीन संश्लेषण बनाने के लिए उसको कोड करेगा और उसको क्या करेगा, समाप्त करने का काम करता है। अगला है बच्चा अंतरण आरएनए के अवशेषीकरण का क्या अर्थ है? अंतरण आरएनए के अवशेषीकरण का क्या अर्थ होता है? फटाफट सारे बच्चे बताएंगे क्या होता है, इसका क्या अर्थ है? अंतरण आरएनए के, अंतरण आरएनए के बताइए अवशेषीकरण का क्या अर्थ होता है बच्चा? फटाफट सारे बच्चे बताओ। यानी कि सजाती अंतरण आरएनए से अमीनो अम्ल का जुड़ना, ठीक है, या फिर अंतरण आरएनए का राइबोसोम से जुड़ जाना, या फिर आरएनए का अनुलेखन, या फिर आरएनए का रूपांतरण। तो बच्चा जितने बच्चों का ऑप्शन नंबर क्या है, ए है, बिल्कुल सही है कि सजाती अंतरण आरएनए से राइबोसोमल का क्या, सॉरी अमीनो अम्ल का क्या करना, जुड़ जाना। अगला क्वेश्चन है कुछ अमीनो अम्ल का कूट लेखन एक से अधिक प्रकूटों द्वारा होता है, ऐसे कोड को हम क्या कहते हैं? असंदिग्ध कहते हैं, आभासित कहते हैं, सार्वभौमिक कहते हैं, विशिष्ट कहते हैं? बताओ क्या कहते हैं ऐसे को बच्चा, हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या आप उसको असंदिग्ध कहोगे, अपहासित कहोगे, सार्वभौमिक कहोगे, या विशिष्ट कहोगे? तो बच्चा क्या कहते हैं? अपहासित कहते हैं। अच्छा मुझे बताओ कितने ऐसे बच्चे जिनको क्लास में प्रॉब्लम हो रही है? कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको क्लास में प्रॉब्लम हो रही है? कोई है क्या इस क्लास का कोई ऐसा बच्चा जिसको क्लास ना समझ में आ रही है? कोई है ऐसा? किसी को दिक्कत है? नहीं, चलिए अगला क्वेश्चन बच्चा है लैक ओपरान में वाई जीन की भूमिका क्या होती है? लैक ओपरान में वाई जीन की भूमिका बच्चा क्या होती है? फटाफट बताओ, लैक ओपरान में वाई जीन की भूमिका क्या होती है? लैक ओपरान में वाई जीन की भूमिका क्या होती है? फटाफट सारे बच्चे बताएंगे क्या होती है? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का कूट लेखन हो जाएगा, परमेज का कूट लेखन हो जाएगा, दमनकारी जीन का कूट लेखन हो जाएगा, या फिर ट्रांस एसिटिलेज का कूट लेखन हो जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं शिवानी कश्यप, कोई बात नहीं बच्चा, अब तो पढ़ लेना, ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्या हो जाएगा बच्चा? परमेज का कूट लेखन। क्या हो जाएगा? परमेज का कूट लेखन होता है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसमें कितना दम है?
लास्ट में तो देखा तो जाएगा, ठीक है, कौन कितना पानी में है ये भी देखा जाएगा, ठीक है। तो फिर फटाफट 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 बताओ, आरएनए के किस रूप की संरचना त्रिपर्णी जैसी होती है? भाई आरएनए, कौन ऐसा आरएनए है जिसकी संरचना त्रिपर्णी जैसी है? बच्चा क्रैश कोर्स कब आने वाला है इसके लिए मुझे नहीं पता, आप सर से पूछ लेना, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो आरएनए के किस रूप की संरचना त्रिपर्णी जैसी होती है? बच्चा किसके जैसी होती है? टीआरएनए की त्रिपर्णी जैसी होती है। ओके, अगला क्वेश्चन बच्चा है कि सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन है। सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन है। बच्चा कैसा है? लिंग निर्धारण के लिए है, अंग संवर्धन के लिए है, फोरेंसिक विज्ञान का है, उत्तक संवर्धन का है। तो जो सैटेलाइट डीएनए है, इस सैटेलाइट डीएनए का यूज किसके लिए बच्चा किया जाता है? सैटेलाइट डीएनए का। वेरी गुड बच्चा, मुकेश, प्रियांशु वेरी गुड, निशु यादव वेरी गुड, गौरव कुमार वेरी गुड, निभा, गुंजन कुमारी वेरी गुड, और भी बच्चे हैं, किट्टू है, बहुत बढ़िया बच्चा। फोरेंसिक विज्ञान का क्या है? फोरेंसिक विज्ञान क्या है? क्या है बच्चा? फोरेंसिक विज्ञान का। अगला है, जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है? जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पे होता है? बताइए, प्रतिलेखन पे, अनुवादन पे, डीएनए का रेप्लिकेशन पे, या फिर ए और बी दोनों पे? किस पे होता है बच्चा? किस पे होता है? फटाफट, किस पे होता है? किस पे होता है भाई? किस पे होता है भाई? बताइए, किस पे होता है? किस पे ये क्रिया होगी? किस पे होगी? तो भाई प्रतिलेखन और अनुवादन दोनों होता है, इसलिए ए और बी दोनों, यानी अनुलेखन और अनुवादन दोनों ही इनमें शामिल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा है, डीएनए तथा आरएनए का समान है। डीएनए तथा आरएनए का समान है, द्विगुणन में सक्षम होने के नाते, समान शर्करा होने के कारण, या फिर न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होने के नाते, समान पिरामिडिन क्षार होने के कारण। तो बच्चा ऐसा क्यों है? यानी डीएनए और आरएनए में समानता क्या है? डीएनए और आरएनए में बच्चा हमें क्या समानता देखने के लिए मिलती है? क्या होती है? क्या होती है? किसके वजह से बच्चा? तो किसके वजह से? न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होने के नाते, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होने के नाते डीएनए और आरएनए में समानता देखने के लिए मिलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चा है, ऑटोसोमल प्राथमिक नान डिजेक्शन के कारण होने वाला रोग है। यानी ऐसा कौन सा रोग है जो हमारे असमजात गुणसूत्र पे, यानी अलिंग गुणसूत्र पे, और वो अलिंग गुणसूत्र यानी 21वें जोड़े वाले गुणसूत्र पे पाया जाता है, वो क्या है? दांत प्रकोष्ठ का रक्तता है, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम है, क्लाइफेंटन सिंड्रोम है, या फिर डाउन सिंड्रोम है। ऐसा कौन सा सिंड्रोम होता है जो लिंग गुणसूत्र पे नहीं है, अलिंग गुणसूत्र पे पाए जाता है? बताइए, ऐसा कौन है जो लिंग पे नहीं है, अलिंग पे है? भाई नहीं 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 नहीं। बच्चा एक चीज आप क्लियर कर लो कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम ऑप्शन नंबर ये है, तो पहली चीज तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि दांत कोश का अरक्तता ये क्रोमोजोमल विकार नहीं है बच्चा, ये जीनी विकार है, यानी ये जीन उत्परिवर्तन होता है। और सिंड्रोम क्या होता है? गुणसूत्र उत्परिवर्तन होता है। और आपसे यहाँ पे बच्चा सिंड्रोम की बात हो रही है, यानी कोई अलिंग, ठीक है, यानी जो अलिंग गुणसूत्र की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डाउन सिंड्रोम। याद रखना, असमजात गुणसूत्र पे अगर कोई है या फिर अलिंग गुणसूत्र पे अगर कोई है तो पटाउ सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है। लिंग गुणसूत्र पे अगर कोई सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है और क्लाइफेंटन सिंड्रोम है। और बच्चा अगर दांत कोश का रक्तता है, थैलेसीमिया है, फेनाइलब्यूटेनुरिया बीमारी है, तो ये कहीं न कहीं जीन खराबी की वजह से है। यहाँ पे गुणसूत्र की संख्या में कोई भी गड़बड़ी नहीं, यानी कम या ज्यादा नहीं है, यहाँ पे जीन खराब है, ठीक है, तो जीन खराब की वजह से है, तो दांत कोश का रक्तता कभी होगा ही नहीं। ओके, अगला क्वेश्चन बच्चा है, एडेनिन की जगह पर साइटोसिन के आने को कहते हैं। जब अगर एडेनिन की जगह साइटोसिन आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? इस गुण को, इस कैपेसिटी को, इस क्षमता को बच्चा हम क्या कहते हैं? बताओ, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बताइए, क्या कहते हैं? फटाफट बताइए बच्चा, जब ऐसा हो जाएगा तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बच्चा? बताइए, क्या कहते हैं? इस गुण को हम क्या कहते हैं? तो ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चा है, डीएनए द्विगुणन में किस एंजाइम की भूमिका रहती है? यानी डीएनए का द्विगुणन, द्विगुणन का मतलब है भाई कि जब कोई डीएनए है, ठीक है, कोई डीएनए है
ठीक है, कोई डीएनए है, इसकी श्रृंखलाएं आपस में क्या हो रही है, खुल रही है, तो इसको खोलने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है, कौन सा एंजाइम क्या करता है, कार्य करता है कि डीएनए की जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है वो आपस में एक सीढ़ीनुमा संरचना है, एक कुंडलाकार संरचना है, लेकिन वो सीढ़ी खुल जाती है, उस कुंडलाकार का भाग खुल जाता है, यानी कुंडलाकार जो संरचना हो जाती है वो खुल जाती है। ऐसा कौन करता है, तो डीएनए पॉलीमरेज करता है। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है बच्चा, दोगुड़न की भूमिका में, यानी कि डीएनए को रिप्लिकेट करने के लिए, उसका रेप्लिकेशन करने के लिए एक अहम भूमिका निभाने का काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या कार्य है। अगर किसी भी व्यक्ति में या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रोसेस अपनाई जा रही है या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है, इसका क्या फंक्शन है, यानी फंक्शन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या फिर अंगुली छापन का कार्य क्या है। संतान के सही माता पिता की पहचान करना बिल्कुल सही है बच्चा। फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में अपराधियों की पहचान करना बिल्कुल बच्चा सही बात है। संदिग्ध माता पिता की जानकारी प्राप्त करना बिल्कुल राइट है, यानी उपयुक्त में से सभी, यानी बच्चा आल आप दीत हो जाएगा। भाई मान लो कोई पिता है, कभी कभी कंडीशंस ऐसे भी आती है, अक्सर करके आपने मूवी में देखने के लिए आपको मिलता है, लेकिन रियल लाइफ में भी कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती है कि भाई कोई पिता है वो कह दे कि ये मेरा बच्चा नहीं है, तो वो इसलिए बेचारे क्या करेगी, अपने ही बच्चे को अगर वो कह दे कि भाई मेरा ये बच्चा नहीं है, अब जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी समस्या है, जो भी कुछ दिक्कतें हो, लेकिन अगर वो ये वर्ड निकाल दिया तो उस वक्त उस स्त्री पे क्या गुजरेगी, उस स्त्री का जीवन क्या होगा। तो हमारी मेडिकल क्षेत्र ने ऐसी सुविधा निकाली, अगर कोई किसी ने कह दिया कि भाई ये मेरा बच्चा नहीं है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा ये प्रूव किया जा सकता है कि आपका बच्चा है कि नहीं है। ठीक है, किसी की माता पिता की पहचान नहीं हो पा रही है, तो ये भी पहचान करने में डीएनए फिंगरप्रिंट जिम्मेदार है। ठीक है, किसी अपराधी को सजा दिलाना है तो फिर ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, जिम्मेदार है। तो इन सभी कार्यों में क्या किया जाता है, अंगुली छापन की क्रिया को अपनाया जाता है। बोलो सही है कि गलत, हमारे मानव जीवन उपयोगी के लिए ये सही है कि गलत, सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताओ। हमारे मानव जीवन के लिए ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सही है या गलत है। एक बच्चा बड़ी अच्छी लाइन कह रहा है कि मेरी बुराई थोड़ा संभल के करना, तुम जिससे जाकर बताते हो वह मुझे आकर बताते। वाह क्या बात है भाई, ये बात तो सही है, ये बात तो सही है, बिल्कुल राइट है। ये 100% ये बात इस बच्चे ने बिल्कुल सही बोला है, बिल्कुल सही बोला है कि भाई अगर तुम बुराई जिससे साथ करने जाओगे, तो अगर वो बुराई सुनेगा तो वही आपकी की गई बुराई उस व्यक्ति से जरूर कहेगा। राइट है। चलिए आगे चलते बच्चा, मक्का में जंपिंग जीन की खोज की थी। मक्का में जंपिंग जीन की खोज किसने की थी बच्चा, बताइए। मक्का में जंपिंग जीन की खोज किसने की थी बच्चा, मक्का में जंपिंग जीन की खोज किसने की थी, बताइए फटाफट बताइए। मक्का में जंपिंग जीन की खोज किसने की थी, तो भाई किसने की है, भाई किसने की है, बासर बरा मैकक्लिंटोक ने। ठीक है, ओके, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए कुछ कुछ बच्चे भी कुछ लाइन बड़े अच्छे लिखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चा है डीएनए के कूट क्रम कहलाते हैं। डीएनए के कूट क्रम कहलाते हैं, एक्सॉन कहलाते हैं, इंट्रॉन कहलाते हैं, मूलाभास कहलाते हैं, सिस्ट्रॉन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, डीएनए के कूट क्रम कहलाते हैं बच्चा। क्या कहलाते हैं डीएनए के कूट क्रम, बताओ फटाफट बताओ। क्या कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं बच्चा, एक्सॉन कहलाते हैं। ओके चलिए ठीक है, 1 मिनट का समय देना और मुझे ये बताओ, मुझे ये सारे बच्चे आप बताओ कि अब तक के किसी भी क्वेश्चन में किसी बच्चे को प्रॉब्लम है क्या, अब तक के किसी भी क्वेश्चन में किसी बच्चे को दिक्कत, कोई है जिसको क्लास बोरिंग लग रही है, कोई है, कोई बच्चा ऐसा है जिसको लग रहा है कि भाई उबन हो रही है क्लास में, या 24 क्वेश्चंस हो गए, इस 24 क्वेश्चंस में आपको दिक्कत है, समस्या है, क्या है, क्या ऐसा कुछ, ऐसा कुछ है क्या भाई, बोलो भाई, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे बताओ, है नहीं है। अच्छा शिवानी कश्यप, बच्चा क्या नहीं समझ में आया आपको, क्या नहीं आया, एक बार शिवानी आप क्या करना बच्चा, वन शॉट वाली क्लास देख लेना। ठीक है, वन शॉट वाली क्लास देखने के बाद फिर इस क्लास को फिर से देखना। ठीक है, गारंटी देती हूँ बच्चा 100% आपको समझ में आ जाएगा।
ठीक है, दिक्कत नहीं होगी। और कोई है क्या? कुछ बच्चे कह रहे हैं कि नो प्रॉब्लम। अच्छा, नेट स्लो है तो जहाँ पे नेट पकड़ता है, जैसे अगर कोई मूवी देखनी हो, कुछ अच्छी चीज देखनी हो और खूब बढ़िया चीज हो, और अगर हमारा नेट ना चले तो हम कहाँ भाग के जाते हैं? हम उस जगह जाते हैं जहाँ पे हमारा नेट पकड़ ले। तो जहाँ पे आपका नेट पकड़ रहा हो, छत के किसी भी कोने में, घर के किसी भी कोने में, बाजू वाले बगल के छत पे ही पड़ रहा है, तो अच्छे कार्य के लिए चले जाओ। चार बात ही सुनाएगा भाई कि मेरे घर पे आ गया, रोज मेरे घर पे आता, कोई बात नहीं, सुन लो, उस बात को सुन लो, चले जाओ। ठीक है, चलिए। लॉन्ग क्वेश्चन बच्चा होगा, कल की क्लास में होगा। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन भी होगा, क्यों घबरा रहे हो? सबर तो करो। ठीक है, सबर तो कर लो, सब होगा। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं बच्चा, क्लास छूट गया तो कोई बात नहीं, फिर से कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बच्चा देखते हैं कि आनुवंशिक कूट, यानी जो क्या है, जेनेटिक कूट में कितने कुल शब्द होते हैं? आनुवंशिक कूट में कितने शब्द होते हैं? एक होता है, दो होता है, तीन होता है, चार होता है, कितने होते हैं? फटाफट सारे बच्चे आंसर बताओ। तो बच्चा अगर ए यू जी है, ए यू जी है, और ये कामा विहीन है, यानी ए में कोई कामा नहीं है और यू में कोई कामा नहीं है, ये कामा विहीन होते हैं, ये त्रिक होते हैं। कौन? आनुवंशिक कूट। तो कितने होंगे बच्चा? एक दो तीन। कितने होंगे? एक दो तीन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, यूरेसिल किससे संबंधित है? यानी यूरेसिल किस में पाया जाता है? डीएनए में पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है, या दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए, यूरेसिल पाया जाता है, यूरेसिल बच्चा पाया जाता है, तो एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, थायमिन किसमें है? डीएनए में है। आरएनए की बात करते हैं बच्चा, क्या होता है? एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, यूरोसिल होता है। तो यूरोसिल किससे संबंधित है? किसमें पाया जाएगा? आरएनए में मिलता है। क्या आरएनए के अलावा भी कोई कुछ है क्या? देखो एक बच्चा कह रहा है डीएनए में, बच्चा नहीं, डीएनए में नहीं होता है। ठीक है, डीएनए में नहीं होगा, किसमें होगा? आरएनए में होगा। ओके, क्योंकि डीएनए में थायमिन है, डीएनए में थायमिन है, आरएनए में यूरोसिल है। तो आरएनए में थायमिन नहीं है और डीएनए में यूरोसिल नहीं है, यही पे इनका क्या होता है बच्चा? विस्थापन होता है। अगला क्वेश्चन बच्चा, द्विगुणन में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम है। द्विगुणन की क्रिया में जब डीएनए क्या कर रहा है बच्चा? रिप्लिकेट कर रहा है, रिप्लिकेशन कर रहा है, तो उसमें शामिल होने वाला एंजाइम क्या है बच्चा? क्या है बताओ, कौन सा एंजाइम बच्चा इसमें शामिल होता है? फटाफट बताओ बच्चा, कौन सा एंजाइम शामिल होता है? तो कौन सा? डीएनए होता है, एल्डोज होता है, आरएनए पॉलीमरेज होता है, डीएनए पॉलीमरेज होता है। तो जब रिप्लिकेशन करना है, डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो सीढ़ीनुमा संरचना बनाई है, जो कुंडलाकार अवस्था में है, उस कुंडलाकार अवस्था को खोलना है, उस सीढ़ी को खोलना है, तो उसको खोलने के लिए कौन जिम्मेदार है? डीएनए पॉलीमरेज जिम्मेदार होता है। कौन जिम्मेदार होगा बच्चा? डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चा है, मनुष्य की में हीम अंधता का मुख्य कारण इनमें से कौन है? अगर मान लो कोई भी मनुष्य है जिसमें हीम अंधता है, तो हीम अंधता का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? किसी भी मनुष्य के अंदर हीम अंधता का मुख्य कारण बच्चा क्या होता है? कौन सा कारण होगा? हीम अंधता का बच्चा कारण कौन सा होता है? बताइए, क्या इसमें से आपका राइट आंसर होगा? क्या होगा? क्या यूवी बीटा किरण का अवशोषण, या इंफ्रा विकिरण का अवशोषण, यानी इनका इंफ्रा विकिरण जो आती है उसका अवशोषण हो जाएगा, या फिर कास्मिक विकिरण का अवशोषण हो जाएगा, क्या स्वच्छ मंडल का हीम अपवर्तन होगा, क्या होगा? तो बच्चा यूवी बीटा किरण का अवशोषण। जब क्या होगी? यूवी बीटा किरण का अवशोषण होगा, तो मनुष्य में हीम अंधता का मुख्य कारण होता है। क्या होता है? हीम अंधता का मुख्य रीजन बनता है। कौन सी किरण बच्चा? यूवी बीटा किरण जब आएगी तब। और आप जानते हो कि बच्चा जो सूर्य की पराबैंगनी किरण है, वो हमारे लिए लाभदायक है कि हानिकारक है? बताओ, जो सूर्य से अल्ट्रा वायलेट रे निकलती है, वो हमारे लिए लाभदायक है या हानिकारक है? बताओ बताओ बच्चा, बताओ। नहीं देख रहा है भाई, क्लियर है बच्चा? ठीक है, अपने फोन की क्वालिटी को चेक कर लो। ओके, नगमा खातून, आप बच्चा अपने फोन की क्वालिटी को चेक कर लो एक बार। ठीक है, ठीक है, बताओ। बोलिए बोलिए।
अल्ट्रावायलेट किरणें हमारे लिए हानिकारक है कि नुकसानदेह है? तो बच्चा हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। तो अल्ट्रावायलेट यानी यूवी रे से बचने के लिए हम क्या करते हैं भाई डॉक्टर या फिर कोई भी, अगर हम किसमें ब्यूटी प्रोडक्ट में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सनस्क्रीन का यूज करते हैं। कौन कौन से सनस्क्रीन का यूज करते हैं भाई? लक्मी का सनस्क्रीन हो गया, ठीक है, जॉय का सनस्क्रीन हो गया, गुड वाइब्स का हो गया, डरमाको का हो गया, ठीक है, बहुत बड़े अच्छे अच्छे ब्रांड है जिनके हम सनस्क्रीन को क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई अगर उस सनस्क्रीन को हमने यूज किया है तो उसको विरुद्ध अगर वो अल्ट्रावायलेट रे आएगी तो उससे हमें क्या करेगी, सुरक्षा देने का काम करती है, ठीक है। खैर ये अलग की बात है। तो न्यूक्लिक अम्ल का पॉलीमर है बच्चा, क्या है? न्यूक्लिक अम्ल का पॉलीमर क्या होता है? तो न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है, क्या है? न्यूक्लियोटाइड। अगला क्वेश्चन बच्चा है, डीएनए के पायरिमिडिन में पाया जाता है, डीएनए के पायरिमिडिन में पाया जाता है, क्या पाया जाता है बताओ? डीएनए के पायरिमिडिन में क्या पाया जाता है? अच्छा, लक्ष्मी, ब्लू हेवन और मामा अर्थ, और बताऊं क्या मैम? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हमें ब्यूटी प्रोडक्ट के प्रचार नहीं करने हैं, ठीक है। बताना कभी, खैर कभी कभी आगे बताना, ठीक। अच्छा ठीक है भाई, ओके दबुआ, ठीक है। आईपीएल में किस फैन की टीम में बाद में बताऊंगी, पहले क्लास से फोकस, ठीक है। तो डीएनए के पायरिमिडिन में पाया जाता है थायमिन और साइटोसिन, एडेनिन व गुआनिन पाया जाता है बच्चा, या फिर साइटोसिन यूरोसिन पाया जाता है, थायमिन एवं यूरोसिन। तो बच्चा क्या पाया जाता है? थायमिन और साइटोसिन। ये किसमें पाया जाता है? पायरिमिडिन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा है, ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेश वाहक आरएनए कोडान से बनता है कहलाता है, त्रिक कहलाता है, नॉनसेंस कोडान कहलाता है, एंटी कोडान कहलाता है, समापन कोडान कहलाता है। ऐसे कोडान को बच्चा हम क्या कहते हैं कि जब अगर ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले यानी टी आरएनए की बात हो रही है तो टी आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेश वाहक आरएनए कोडान से बनता है उसको क्या कहते हैं? तो बच्चा उसको क्या कहते हैं? एंटी कोडान कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम एंटी कोडान कहते हैं। जितने बच्चों को ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन बच्चा है, संलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर 14 है। अगर बच्चा संलग्नता की बात करते हैं कि लिंकेज ग्रुप की, ठीक है बच्चा, लिंकेज ग्रुप की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें बच्चा क्या है 2n बराबर 14 है। तो क्या होगी बच्चा? 5 होगी, 10 होगी, 7 होगी, 14 होगी। बताओ क्या होगी उस ग्रुप के लिए बच्चा? ये क्या होगी उस ग्रुप के लिए बच्चा? ये क्या होगी? वेरी गुड, क्या होगी बच्चा? 7 होगी, क्योंकि अगर 14 का हाफ कर दिया जाए तो कितना आएगा? 7 ही आएगा ना। अगर हम 14 का हाफ कर दें तो कितना आएगा? 7 ही आएगा। अगला क्वेश्चन बच्चा है, ओपरान मॉडल प्रस्तावित किया था वाटसन व क्रिक ने, निरेनबर्ग ने, जायकाव व मोलार्ड ने, इनमें से कोई नहीं। जो ओपरान मॉडल है उसको प्रस्तावित करने वाले कौन से वैज्ञानिक हैं? ओपरान मॉडल को प्रस्तावित करने वाले ऐसे कौन से वैज्ञानिक हैं? फटाफट सारे बच्चे बताएंगे कौन है कौन है कौन है? वाटसन और क्रिक बच्चा डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के दिया है, यानी डीएनए की द्विगुणी संरचना की बात करी जाएगी तो आप बताओगे वाटसन व क्रिक जी ने दिया है। बच्चा वाटसन अलग है, क्रिक जी अलग है, ठीक है। जब आपसे पूछा जाएगा कि आनुवंशिक कूट की खोज किसने की है तो निरेनबर्ग जी ने की है, ठीक है। और ओपरान मॉडल किसने दिया है? तो किसने दिया है? जैकाव व मोलार्ड जी ने दिया है। ओके, कभी मत भूलना, क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक। अगला क्वेश्चन बच्चा है, अंधापन के कुछ मामलों में इलाज में ग्राफ्टिंग हेतु दाता के आंख की कौन सी हिस्सा प्रयोग में ली जाती है? लेंस को, रेटिना को, कार्निया को, कुराइड को। यानी मान लो अंधापन, यानी मान लो कोई ऐसा पर्सन है, कोई व्यक्ति ऐसा है जिसमें अंधापन है, वो अंधा हो गया है और उसके अंधापन को क्या करना है? इलाज करना है। तो इलाज करने के लिए हम आंख की यानी दाता की आंख की कौन सा हिस्सा का प्रयोग में लेते हैं? किसी के भी आंख का हिस्सा अगर कुछ लेना है तो बच्चा हम क्या लेंगे? बोलिए क्या लेंगे? किस हिस्से को हम लेते हैं बताओ? हम कहते हैं ना कि जो अगर मान लो कोई अंधा है, उस व्यक्ति के कार्निया में कोई दिक्कत है, कार्निया में कोई खराबी आ गई है, कोई गड़बड़ी आ गई है, कोई दिक्कत आ गई है जिसकी वजह से बंदा दिख नहीं पा रहा है, उसमें क्या हो रहा है? अंधापन। अंधापन का मतलब इसको कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, कुछ भी उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर इस चीज को बच्चा हमें दूर करना है, ठीक करना है किसी भी व्यक्ति के अंदर, तो हम दाता से क्या लेते हैं? उसकी कार्निया को लेते हैं।
और उस कार्य को लेके हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति की आंख में लगा देते हैं, जिससे वो व्यक्ति क्या हो जाता है, देखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चा, वर्णाता में रोगी नहीं पहचान पाता है। अगर कोई व्यक्ति है जिसमें वर्णाधता है, ठीक है, दृष्टि दोष है, लाल हरा अंधापन दोष है, तो उस दोष में बच्चा वो क्या नहीं देख पाता है, किस चीज की, ऐसे कौन सा रंग है जिसको वो पहचान नहीं कर पाता है। बताइए बच्चा, लाल तथा पीले की, लाल तथा हरा की, या फिर नीला तथा हरा की, या फिर इनमें से कोई नहीं, वो किसकी पहचान नहीं कर पाता है। बताइए किसकी नहीं कर पाएगा बच्चा, वेरी गुड, वो किसकी नहीं कर पाएगा बच्चा, लाल तथा हरे की पहचान वो नहीं कर पाता। क्यों, क्योंकि उसके आंख में जो कार्निया है उसमें रेड कोन और ग्रीन कोन मिसिंग होती है, और वो जन्म से ही मिसिंग है, बाद में नहीं हुआ, ये नहीं कि जन्म के पहले हुआ। बच्चा कुछ बीमारियां हमारे अंदर होती हैं जो जन्मजात होती हैं, जो हमें जन्म से मिलती है, और कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो जन्म के बाद मिलती है। तो कुछ क्या है, जन्मजात बीमारियां होती हैं। तो वर्णाधता सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टनल सिंड्रोम, क्लाइफेंटन सिंड्रोम, दात्र कोष का रक्तता, थैलेसीमिया, फ्लाइनकुटिन्यूरिया, ये सभी बीमारियां हमें क्या है, जन्म से मिली हुई है, जन्मजात बीमारियां हैं, जिनको ठीक करना क्या है, असंभव है, हम नहीं ठीक कर सकते इसको, ये चलेंगी, ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करेंगी, चलेंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चा है, लय के उपरांत दमनकारी प्रोटीन जून जुड़ता है। लय के उपरांत दमनकारी प्रोटीन जुड़ता है, किसके साथ जुड़ता है बच्चा, ऑपरेटर से के साथ जुड़ता है, प्रचालक स्थल के साथ जाके जुड़ जाता है, रेगुलेटर के साथ ये जाके जुड़ जाता है, या फिर बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के साथ ये जाके जुड़ जाता है। तो जब भी बच्चा, ठीक है, जब भी लय के उपरांत दमनकारी जो प्रोटीन होती है वो हमेशा 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 ऑपरेटर के साथ जुड़ेगी, किसके साथ बच्चा जुड़ेगी, ऑपरेटर के साथ ही बाइंड करने का ये काम करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चा है, निम्नलिखित में से कौन अनुलेखन के लिए महत्वपूर्ण है। अगर ट्रांसक्रिप्शन करना है, अनुलेखन की क्रिया करना है, तो अनुलेखन के लिए इसमें इंपॉर्टेंट कौन है बच्चा, डीएनए मिथाइलेज। डीएनए मिथाइलेज बच्चा क्या एंजाइम है, ठीक है, CAAT बॉक्स, यानी CAAT क्या है, बॉक्स है। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज में क्या है, एंजाइम है या फिर प्रमोटर। तो अगर निम्नलिखित में से अनुलेखन के लिए अगर ट्रांसक्रिप्शन करना है तो क्या वहां पे डीएनए पॉलीमरेज चाहिए क्या, या फिर वहां पे डीएनए मिथाइलेज चाहिए क्या, या फिर किसी प्रकार का बॉक्स चाहिए। तो ना तो बॉक्स चाहिए, ना तो एंजाइम चाहिए, क्या चाहिए, प्रमोटर चाहिए। कौन क्या चाहिए बच्चा, वहां पे प्रमोटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चा है, प्रतिकोडान या एंटीकोडान पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं। देखो, एंटीकोडान या प्रतिकोडान पाए जाएंगे, किसमें पाए जाएंगे, ये डीएनए में पाए जाएंगे, टीआरएनए में पाए जाएंगे, आरआरएनए में पाए जाएंगे, एमआरएनए में पाए जाएंगे। त्रिपड़ी जैसी संरचना, एंटीकोडान, प्रतिकोडान, ये किसमें पाए जाते हैं। बच्चा डीएनए में तो है नहीं, भाई सही बता दो क्या लिखो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर मैं गलत आपका नाम ली हूं तो क्या लिखो, मुझे नहीं समझ में आ रहा, सही नाम ही लिख दो। ठीक है, क्या कर सकते हैं, गलती सबसे होती है, मैं भगवान थोड़ी ना हूँ, मैं भी तो इंसान ही हूँ, गलती हो सकती है। ठीक है, गलतियां भगवान कर देते तो इंसान में क्या रखा है, बताओ भाई बताओ, किसमें बचा, टीआरएनए में, किसमें पाया जाएगा, टीआरएनए में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं। ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं। ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु हम किसका उपयोग कर सकते हैं बच्चा, हम किसका उपयोग करेंगे, किसका उपयोग करते हैं बच्चा, ऐच्छिक जीन हेतु हम किसका यूज करते हैं, फटाफट बताओ बच्चा, किसका करते हैं, MMR का, PCR का, MRI का, इन सभी का। तो हम क्या करते हैं, ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण, यानी बहुलीकरण का मतलब बच्चा ढेर सारे जीन की कॉपियां बनानी है, ढेर सारे डीएनए की कॉपियां बनानी है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, PCR का यूज करते हैं। जैसे पहले की क्या होता था कि जब किसी भी पर्सन को क्या हो जाता था भाई, डायबिटीज पेशेंट हो जाता था, शुगर पेशेंट हो जाता था, तो उसके सुअर के पैनक्रियाज से इंसुलिन को निकाला जाता था और उस बंदे के अंदर डाला जाता था। तो जब डाला जाता था तो जरूरी नहीं है कि भाई दूसरे के बॉडी के पदार्थ मनुष्य के बॉडी के अंदर काम कर जाए। भाई हम जानते नहीं कि जो हमारे WBC है, ठीक है, T सेल्स है, B सेल्स है, ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को रक्षा करती हैं। क्या पता WBC करे भाई तो मार भाग के जाओ। जैसे फिलहाल अभी क्या चल रहा है,
अभी यूपी बिहार, दो जगह की मैं बात करूं, यूपी बिहार में दो चीजें बहुत ज्यादा फेमस इस टाइम बच्चा क्या चल रही है। अच्छा बउआ, ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चा। ठीक है, क्या चल रही है कि भाई ड्रोन कैमरे से चोरी हो रही है। अब ये झूठ है अफवाह है मुझे नहीं पता, लेकिन हर न्यूज में ये सारी चीजें आपको मिल रही है कि ड्रोन कैमरे से चोरी। ये न्यूज किस किस बच्चे ने सुना है और कौन बच्चा इस चीज से डरा हुआ है, ऐसा है ना। अब मुझे आप बताओ, ड्रोन कैमरे से मान लो, सपोज दैट मान लो कोई भी बंदा आपके घर की निगरानी कर दे, ठीक है, और आपके घर में घुस आए, आप उसके साथ क्या करोगे। आपको बोलोगे रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, एनी टाइम, जब भी अगर कोई पर्सन, आप ऐसे व्यक्ति आपके घर में आए जो आप जिसको आप नहीं जानते हो, तो आप उसका स्वागत करोगे कि आइए पधारिए, ठीक है, प्लेट सजा के लेके जाओगे, पानी रखोगे, चाय दोगे, कॉफी देंगे, यानी जो भी आपके साथ सुविधाएं होती हैं उस सुविधा के अनुसार उसकी स्वागत करोगे, या फिर क्या करोगे, मार के भगाओगे, क्या करोगे बताओ। ऐसी कंडीशन से बच्चा क्या करोगे, तो आप उसको क्या करोगे, भले ही वो चोर नहीं होगा और 12-1 बजे रात को अगर अनजान व्यक्ति आपके घर में आया जाएगा तो आप उसको मार मार के भगा दोगे, भले ही वो आपका हित के लिए आए, ठीक है, भले ही वो आपके क्या आए, हित के लिए आए। अच्छा, जिंदा दफना दूंगा, एक बच्चा कह रहा है जिंदा दफना दूंगा, नहीं दफनाओगे। जिंदा दफना दोगे तो फिर क्या पता वो खड़ के वापस आ जाए, ठीक है, तो मार के दफनाओ तो शायद सही है। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं स्वागत करेंगे, नहीं करोगे, आपके हित के लिए आएगा या नहीं आएगा आप नहीं करोगे, आप शोर मचाओगे, आप उसको मारोगे, भगाओगे, ठीक है। ऐसे ही बच्चा हमारे अंदर क्या होता है, जो हमारी प्रतिरक्षी सेल्स होती है ना, वो रोगी को पहचानती हैं, ठीक है, एंटीजन्स को पहचानती हैं कि ये एंटीजन आ रहा है, अच्छा है बुरा है, पहले उसकी जांच करती है, परखती है, मार के भगा देती है। लेकिन आज पीसीआर की वजह से ऐसा पॉसिबल हुआ, ऐसा संभव हुआ कि हमें सुअर की गड की जरूरत नहीं है, सुअर की पैनक्रियाज की जरूरत नहीं है, हम ह्यूमंस के ही एक जिन से लेके हजारों हजारों करोड़ करोड़ों क्या कर रहे हैं, कॉपियां बना ले रहे हैं और बना भी रहे हैं, और उसको हम रोगी यानी पेशेंट को दे भी रहे हैं, जिससे आज हमारा मेडिकल क्षेत्र क्या हुआ है, आगे गया है। मार्केट के हर छोटे बड़े मेडिकल पे आपको इंसुलिन की वैक्सीन मिल जाती है। अगला क्वेश्चन बच्चा, जब डीएनए के एक बिलियन टुकड़े को 80 से 90 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है तब क्या होता है। इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसका विकुंडलन हो जाता है, टूट जाएगा, खंड खंड में, कई सारे खंडों में ये टूट जाएगा, या फिर या 10 लाख टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, या फिर ये आरएनए में बदल जाता है, क्या करता है। अच्छा मैम ये फेक नहीं, मैं क्या बोली, फेक न्यूज है कि रियल है मुझे नहीं पता, लेकिन ये न्यूज में चली है, तो फिर मैं आपको, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि ये सही है, क्योंकि भाई मैं ये चीज नहीं देखी, तो जब तक आप किसी दृश्य को अपने आंख से ना देखो उसको मत मानो, भले सही हो या गलत, ठीक है। तो फेक है रियलिटी है मुझे नहीं पता, बस मैं आपको एक एग्जांपल दी हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। हम्म हम्म। अरे यार चोरी के लिए कुछ भी पॉसिबल, अगर बात आ रही है कि फेक न्यूज है और ड्रोन कैमरा 1 लाख का आता है, तो भाई अगर किसी घर में चोरी करने गया बंदा, खूब बड़े से घर में गया, उसमें 5-6 लाख 10 लाख का सौदा रखा गया, उसने चोरी कर लिया, तो उसके लिए 1 लाख क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी खैर की बात है, फेक है रियल है जो भी है। बताओ बच्चा क्या होगा, तो इसका विकुंडलन हो जाता है। भाई चोरी के लिए कुछ भी पॉसिबल है, वो 1000 पैतरा अपनाएगा और वो चोरी करेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चा है, डीएनए संश्लेषण के समय बनने वाला खंड है, क्योंकि देखो आज के समय में सबसे महंगा अगर कोई कुछ चीज हो रहा है तो सोना हो रहा है, और चोर चोरी करने क्या जाते हैं, क्या घर में कोई 1 लाख 2 लाख रखता है, क्या नहीं, नहीं रखता है। अगर बंदा कोई चोरी करने जाता है घर में तो आपको उसको गोल्ड ही मिलता है, सोना चांदी डायमंड जो भी वो रखा है वही मिलता है, पैसे मिलेंगे बहुत कम मिलता है, ठीक है। और आज का तो जमाना आ गया है कि आपका ये गूगल पे फोन पे आ गया, तो वो भी बंदे के पास कैश नहीं है, ठीक है, जो है सो उस फोन में ही है ना, ऐसा है कि नहीं है, ये भी धीरे धीरे खत्म। लेकिन अब ऐसा तो नहीं कि भाई हम फोन में गोल्ड को रख के चल सकते हैं, ठीक है, सिल्वर को रख के चल सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। हाँ चलिए, डीएनए संश्लेषण के समय बनने वाला खंड है बच्चा, कौन सा खंड है डीएनए संश्लेषण के समय। अच्छा ठीक है, बताइए डीएनए संश्लेषण के समय बच्चा, डीएनए संश्लेषण के समय बनने वाला खंड है, कौन सा खंड है। जब डीएनए का सिंथेसिस होता है तो बच्चा कौन सा खंड बनता है, पॉलीमरेज खंड बनता है, आरएनए खंड बनता है,
आंकोजाकी खंड बनता है, आरएनए प्राइमर बनता है। बच्चा क्या बनता है? आंकोजाकी खंड बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा है, बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं? हम जीन गन का कर सकते हैं, माइक्रोपेप्टिड का कर सकते हैं, या फिर ए और बी दोनों का कर सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं कर सकते। अगर मान लो सपोज दैट हमें क्या करना है बच्चा, बाहरी डीएनए को मेजबान की सेल्स में लेकर आना है, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? तो हम जीन गन का भी करते हैं और माइक्रोपेपेट का भी करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बच्चा अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक ही अनुक्रम में डीएनए खंड जुड़ते हैं। जब एक ही अनुक्रम में, जब एक ही सीक्वेंस में, अगर एक ही अनुक्रम में क्या कर रहे हैं, डीएनए खंड जुड़ रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? डीएनए लाइगेज के द्वारा, यानी एक सीक्वेंस में, लाइन बाय लाइन एक सीक्वेंस में अगर कोई भी डीएनए का खंड जुड़ रहा है, वो कैसे जुड़ता है? डीएनए लाइगेज के द्वारा जुड़ता है, आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा जुड़ता है, डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा जुड़ता है, या फिर हेलिकेज एंजाइम के द्वारा जुड़ता है। तो याद रखना कि जब बच्चा सही एक ही श्रम, ठीक है, एक ही राइट सीक्वेंस में अगर डीएनए जुड़ रहा है, तो वो किसके द्वारा? डीएनए लाइगेज के द्वारा जुड़ता है। किसके द्वारा? डीएनए लाइगेज। याद रखना बच्चा कि जब जुड़ रहा है, कोई डीएनए जुड़ रहा है, तो वो है डीएनए लाइगेज। डीएनए खुल रहा है, एक जनक अपने कुंडलन को खोल रहा है, ठीक है, उसके लिए जिम्मेदार है कौन? उसके लिए डीएनए कौन सा जिम्मेदार है? डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है? डीएनए को खोलने के लिए या अर्ध संरक्षण करने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है? कितने बच्चे बताएंगे मुझे आंसर? फटाफट बताओ। अगला क्वेश्चन बच्चा है, एक ही जाति के लिए अनुपात नियम है। एक जाति के लिए अनुपात नियम है। बच्चा इसमें से क्या है? एक जाति के लिए अनुपात नियम है, क्या है? कौन सा नियम है? एक जाति के लिए एक ही जाति के लिए क्या है? ठीक है, बताइए। एक ही जाति के लिए अनुपात नियम है बच्चा, क्या है? G+C या A+T, यानी ग्वानिन प्लस साइटोसिन या एडेनिन प्लस थायमिन, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा है, डीएनए रिपेयरिंग होती है। डीएनए का अगर रिपेयरिंग करना है, डीएनए का बच्चा अगर रिपेयरिंग करना है, तो डीएनए रिपेयरिंग होती है बच्चा किसके द्वारा होती है? डीएनए का रिपेयरिंग बच्चा किसके द्वारा होती है? बताओ, डीएनए का रिपेयरिंग किसके द्वारा होती है? फटाफट सारे बच्चे बताएंगे कि डीएनए का रिपेयरिंग होती है तो किसके द्वारा होती है? किसके द्वारा डीएनए का रिपेयरिंग किया जाता है? किसके द्वारा होगी भाई? डीएनए का रिपेयरिंग जो होगा वो किसके द्वारा होगी? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड के द्वारा, या फिर ए और बी दोनों के द्वारा, लाइगेज द्वारा, तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा। ठीक है, अच्छा आप बताइए बच्चा, मैं टोटल 45 क्वेश्चन करा चुकी हूँ। टोटल आज के क्लास के 45 क्वेश्चन हुए। इस 45 क्वेश्चन में क्या कोई भी इस क्लास का ऐसा बच्चा है जिसको दिक्कत है क्या? इस क्लास का कोई भी ऐसा बच्चा जिसको दिक्कत है क्या? बोलो। इस क्लास का कोई भी ऐसा बच्चा जिसको किसी प्रकार की दिक्कत, समस्या, परेशानी, एनीवन, कुछ भी बता दो भाई, है? है या नहीं? हाँ या नहीं? क्या है? चलो बताओ बच्चा, अनुलेखन में भाग लेने वाला एंजाइम है। अगर अनुलेखन करना है तो अनुलेखन में भाग लेने वाला एंजाइम है। फटाफट बच्चा, फटाफट। थोड़ी सी स्पीड हमें यहाँ पे क्या करनी है? तेज करनी है। बड़ी ही स्लो चली, जैसे भी चली। तो अनुलेखन में भाग लेने वाला एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, या डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड है, या फिर डीएनए पॉलीमरेज है, या डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है। फटाफट फटाफट बताओ क्या होगा? तो जितनी बच्चों का ऑप्शन नंबर क्या है बच्चा? ए है। ठीक है, यानी डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या है? बिल्कुल 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 करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चा है कि आंकोजांकी फ्रेगमेंट कब बनता है? आंकोजांकी जो फ्रेगमेंट, यानी जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए का द्विगुणन हो रहा है, तो वहां पे आंकोजांकी फ्रेगमेंट बनता है। तो बच्चा कब बनता है? डीएनए के सतत द्विगुणन में
डीएनए के असतत द्विगुणन में, डीएनए के पश्चगामी स्ट्रैंड में, बी और सी दोनों में। तो याद रखना बच्चा कि जब आंकोजांकी फ्रैगमेंट कब बनेगा, जब डीएनए का साथ द्विगुणन होता है और डीएनए के पश्चगामी स्ट्रैंड में, यानी बी और सी दोनों, बी और सी दोनों, यानी इन दोनों ही कंडीशंस में क्या करता है, आंकोजांकी फ्रैगमेंट्स बनता है। ठीक है, कौन सा मुख्यतः अनुलेखित होता है, इसमें से अनुलेखित कौन होता है, केवल आरएनए का अनुक्रम, मध्य पुनरावृत्त डीएनए अनुक्रम, या फिर उच्च पुनरावृत्त डीएनए अनुक्रम, या फिर बच्चा डीएनए अनुक्रम की एक प्रति। तो यहाँ पे मुख्यतः अनुलेखित होता है, मुख्यतः अनुलेखित कौन होता है, फटाफट बताओ बच्चा, फटाफट सारे बच्चे बताएंगे कि मुख्यतः अनुलेखित यहाँ पे कौन होता है, कौन होता है बच्चा, तो केवल आरएनए का अनुक्रम। तो जितने बच्चों का ए है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा है कि डीएनए द्विगुणन यह भी कहलाता है, डीएनए द्विगुणन यानी यह भी कहलाता है, यानी जब डीएनए का द्विगुणन हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिकृतियन कहते हैं, पारक्रमण करते हैं, ठीक है, अनुवादन कहते हैं, अनुलेखन कहते हैं। तो बच्चा डीएनए के द्विगुणन को ही हम प्रतिकृतिकरण कहते हैं या फिर रेप्लिकेशंस कहते हैं, रेप्लिकेशन, प्रतिकृतियन, ठीक है, या फिर प्रतिकृतिकरण या फिर द्विगुणन, सारी चीज क्या है, एक ही है। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति का नाम है टिंकू, मिंकू, चिंकू, व्यक्ति एक है, नाम तीन है। ठीक है, ठीक वही है, काम बेचारे का एक ही है, नाम अलग है। कोई कह रहा है रेप्लिकेशन हो रहा है, कोई कह रहा है द्विगुणन कर रहा है, तो कोई कह रहा है प्रतिकृतियन हो रहा है, तो कोई कह रहा है प्रतिकृतिकरण हो रहा है। तो बात एक ही है। कोई है क्या जिसका नाम है क्या, चिंकू, मिंकू, पिंकू, बताओ है कोई ऐसा है? चलिए अगला क्वेश्चन बच्चा है, डीऑक्सीराइबोस तथा राइबोस शर्करा एक ही वर्ग के हैं जिन्हें हम कहा कहते हैं, यानी देखो आरएनए में पाई जाने वाली शर्करा राइबोस शर्करा होती है और डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, दोनों एक ही वर्ग की है। उस वर्ग को हम क्या कहते हैं, ट्राइसोस कहते हैं, पेंटोसेस कहते हैं, या फिर हेक्सोसेस कहते हैं, या फिर हेप्टोसेस कहते हैं। बताओ, शर्करा अलग है, डीएनए की शुगर अलग है, आरएनए का शुगर अलग है, लेकिन दोनों एक ही वर्ग के आते हैं। यानी एक ही घर का दो बच्चा है, दोनों के अलग अलग मत हैं, दोनों के अलग अलग विचार हैं। तो बताओ क्या है, किस वर्ग के हैं? तो बच्चा किस वर्ग के हैं, पेंटोसेस वर्ग के हैं। ठीक है, यानी पेंटोसेस वर्ग के आते हैं। किस वर्ग के आते हैं? चाहे डीऑक्सीराइबोस शर्करा हो चाहे राइबोस शर्करा है, दोनों क्या है, पेंटोस वर्ग के। ठीक है, अगला क्वेश्चन बचा, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा हम देख सकते हैं? अगर हमें डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड है उसके व्यवस्थित क्रम को देखना है, उसके व्यवस्थित क्रम को देखने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? क्या हम उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं? यानी भाई आपके लैब में सूक्ष्मदर्शी होता है ना, क्या आप उससे देख सकते हो कि डीएनए की श्रृंखलाएं क्या क्या है? नहीं, आप उसे डीएनए के देख सकते हो लेकिन उसके अंदर की श्रृंखला को कभी नहीं देख सकते। ठीक है, एक्सरे क्रिस्टोग्राफी के द्वारा, या फिर प्रकाश माइक्रोस्कोप के द्वारा, या फिर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज के द्वारा। तो बच्चा हम इन तीनों में से किसी के साथ नहीं देख सकते, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा हम देख सकते थे। तो सबसे पहले इसको कौन देखा था? चारगावजी ने देखा था। चारगावजी ने ही बताया था कि भाई डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजनी बेस होते हैं। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। कैसे देखा था इन्होंने भाई? क्योंकि भाई जब डीएनए की खोज हो रही है, डीएनए की संरचना की खोज हो रही है, ठीक है, तो उसमें तो भाई सारे वैज्ञानिक अपने अपने विचार को देंगे, अपने मत को तो देंगे ही देंगे। ठीक है, तो फिर किसने देखा था बच्चा? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा। अगला क्वेश्चन बच्चा है, अंकोजांकी खंड है, अंकोजांकी खंड है आरएनए प्राइमर्स का, लीडिंग स्ट्रैंड पर आरएनए के छोटे खंड का, लेजिंग स्ट्रैंड पर डीएनए के छोटे खंड का, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ क्या है, किसका है बच्चा? तो ये है लेजिंग स्ट्रैंड पर डीएनए के छोटे खंड का होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डीएनए से प्रत्यक्ष रूप से संश्लेषण नहीं किया जा सकता है। यानी अगर हम डीएनए, देखो एक होता है बच्चा प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट, और एक होता है अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे 3 से 4 दोस्त हो, ठीक है, सखा सहेली हो, ठीक है, सखी सहेलियां हो, ठीक है, और उसमें से 4 ऐसी दोस्त हैं, ऐसी सखी सहेलियां हैं जिसमें से 2 दोस्त एक तरफ, 2 दोस्त एक तरफ। ऐसा होता है, कभी कभी ऐसे मूड आ जाते हैं हम दोस्तों में भी कि थोड़ी बहुत टकराव, थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ, थोड़ी बहुत मनमुटाव हो जाते हैं। ठीक है,
और एक ऐसी दोस्त उसमें से, यानी दो में से लड़ाई हो गई और दो में से ऐसी हैं जो दोनों से बन रही हैं, तो वो जिनसे नहीं लड़ाई हुई है दोनों दोस्त क्या करेंगे भाई, अपने दुखड़े को रोएंगे ना कि भाई इसने मुझे ऐसे कह दिया, वैसे कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और वो बेचारी क्या करेंगे, इसकी वाली भी सुनेगी तो इसकी बात उससे, उसकी बात उससे, करेगी कि नहीं करेगी। तो वो क्या हो गई, डायरेक्ट हो गया। क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट का मतलब क्या हो गया, मान लो उस दोस्त को उसकी बुराई बतियानी है, किसी दूसरे पर्सन, दूसरी लड़की से की और उस लड़की ने क्या की, फिर उसके माध्यम से उसको बताई, तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट। ठीक है, तो ऐसा कौन सा है जो डायरेक्ट संश्लेषण नहीं कर पाता है, किसका हम डीएनए संश्लेषण नहीं कर पाएगा, यानी प्रत्यक्ष रूप से ये संश्लेषण नहीं करेगा, इनडायरेक्ट करता है। किसका, प्रोटीन को। बताओ क्या डीएनए डायरेक्ट प्रोटीन बनाएगा, नहीं बनाएगा। क्यों, प्रोटीन बनाने के लिए ही वो कार्य कर रहा है। तो प्रोटीन बनाने के लिए डीएनए क्या करेगा भाई, सबसे पहले आरएनए बनाएगा और ये आरएनए क्या करेगा, प्रोटीन को बनाएगा। ठीक है, आग लगाना हो, झगड़ा लगाना हो, तो कुछ ऐसी बच्चा हमारे आस पड़ोस की औरतें होती हैं जो डायरेक्ट तो नहीं कहती हैं, लेकिन काना फूसी करके इधर उधर करके इनडायरेक्ट लड़ाइयां तो करवा ही देती हैं। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, ये रियल है भाई, यही हमारा जीवन है और इसी हम जीवन में क्या करते हैं, आप मैं सभी जीते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चा है, न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है। न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम के द्वारा खंडित होता है, बताओ। अगर हमें न्यूक्लिक अम्ल को खंडित करना है तो किस एंजाइम का यूज करके हम इसको खंडित कर सकते हैं, बताओ। पॉलीमरेज का, न्यूक्लिएजेज का, प्रोटीएजेज का या फिर लाइगेज का, किसका करते हैं बच्चा। अगर हमें क्या करना है, न्यूक्लिक अम्ल क्या है, डीएनए आरएनए, और अगर हमें डीएनए आरएनए को खंडित करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, न्यूक्लिएजेज एंजाइम चाहिए। एग्जाम्पल बच्चा, जैसे लोहा को लोहा ही काटता है, तो अगर यहाँ पे न्यूक्लिक अम्ल को काटना है, उसको खंडित करना है, उसको खराब करना है, तोड़ना है, तो वहां पे हम न्यूक्लिक एंजाइम का ही यूज करेंगे, ना कि किसी अदर चीज का। ठीक, अगला क्वेश्चन बच्चा, डीएनए द्विकुंडली मॉडल दिया था। डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है, दोहरी संरचना है, इसको किस वैज्ञानिक ने दिया था। किसी ने खोज की, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, तो इसके स्ट्रक्चर को कौन दिया, किसने बताया कि भाई डीएनए डबल हेलिक्स होता है, यानी ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला होती है, 3' से 5' और एक 5' से 3' होती है। किसने कहा था बच्चा, तो नोल वरस्का ने किया था, खुराना जी ने किया था, वाटसन वक्रिक जी ने किया था, या फिर प्रिस्टले ने किया था। तो किसने किया था बच्चा, वाटसन वक्रिक जी ने क्या किया है, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को या डीएनए की जो दोहरी संरचना है उसके मॉडल को उन्होंने क्या किया है, प्रस्तुत किया है। अच्छा, नाइट्रोजनी क्षार को किसने देखा है, तो चारगाफ जी ने देखा है। किसकी मदद से देखा है, एक्सरे क्रिस्टोग्राफी की सहायता से देखा है। डीएनए की खोज किसने किया है भाई, तो डीएनए की खोज कौन किया है, फ्रेडरिक ल्यूइसर जी ने किया है। डीएनए को प्रूव किसने किया कि अनुवांशिक पदार्थ ही होता है, तो हर्षवर्धन चेस जी ने किया है। रूपांतरित सिद्धांत किसने दिया था, तो किसने दिया था भाई, फ्रेडरिक ग्रिफिथ जी ने दिया था। किस पे प्रयोग किया था, चूहे पे प्रयोग किया था। ठीक है, हर्षवर्धन चेस जी ने अगर प्रूव किया कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है, तो किस वायरस का यूज किया था, जीवाणु भोजी का यूज किया था। किस जीवाणु का यूज किया था, एस्टेरिया कोलाई का यूज किया था। किस रेडियो एक्टिव तत्व को लिया था, तो उन्होंने किसको लिया था, सल्फर और फास्फोरस को लिया था। यही लिया था ना, कि और कुछ लिया था, बताओ। 1 शॉट वाली क्लास किसने देखा था, 1 शॉट वाली क्लास किसने देखा था, 1 शॉट वाली क्लास किसने देखा था बच्चा, बताओ। ये सारी चीजें सही है गलत, ये सारी चीजें बच्चा सही है गलत, यही चीज तो 1 शॉट में पढ़े हो, तो बच्चा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहीं से भी कैसे भी करके आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो जो बच्चा सिलेबस अच्छे से पढ़ता है, थियरी अच्छे से पढ़ता है, तो उसके लिए उसके सिलेबस के किसी भी कोने से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जाए, कैसे भी करके एग्जामिनर घुमाए फिराए, कंफ्यूज करे, लेकिन वो बच्चा कंफ्यूज नहीं होता है। लेकिन जो बच्चा रट्टा मारता है, यानी कि अगर मैं इस क्लास के 10 क्वेश्चन करा दी, एग्जाम्पल सपोज दैट, मान लो मैं इस क्लास में आपको 60 क्वेश्चन करा रही हूँ और आप किसी 60 क्वेश्चन को रट लिए, सेम टू सेम उसकी कॉपी कर ले, और आपने क्या अपने मन में बैठाया कि मैम ने जो कराया है वही आया है, यानी जो जैसा क्वेश्चन पूछा है, जैसा ऑप्शन पूछा है, यही आएगा, इसके अलावा नहीं आ सकता। बच्चा आ सकता है, हो सकता है कि क्वेश्चन को ऑप्शन में बदल सकता है, ऑप्शन को क्वेश्चन में बदल सकता है, घुमाएगा तो ही, आसान नहीं होता है। ठीक है, आसान नहीं है। तो जो हर तरीके से पढ़ता है,
डिटेल से पढ़ता है उसको दिक्कत नहीं होता है। मैम 10th का क्लास होता है? बिल्कुल बच्चा, बिल्कुल होता है। ठीक है, आज क्लास पे होता है और मेरी क्लास जो होती है सुबह 7 बजे होती है, बाकी अदर भी सारे सब्जेक्ट यानी कि टोटल जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उनकी भी क्लासेस होती हैं। ठीक है, तो अगर आपको 10th की प्रिपरेशन करनी है तो आप आज क्लास वाले यूट्यूब चैनल पे मिलो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बच्चा, आरएनए से डीएनए बनता है उसे कहते हैं, जब आरएनए से डीएनए बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, याद बताओ। हमने ये सुना था कि भाई डीएनए से आरएनए बनता है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब आरएनए से डीएनए बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं। तो बच्चा जब आरएनए से डीएनए बनेगा उसको हमसे डीएनए कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चा है न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड है क्या है, नाइट्रोजनी क्षारक प्लस शर्करा है, नाइट्रोजनी क्षारक शर्करा प्लस फास्फेट है, शर्करा प्लस फास्फेट है, या फिर नाइट्रोजनी क्षारक प्लस फास्फेट है। तो क्या है, नाइट्रोजनी क्षारक, क्या सॉरी न्यूक्लियोसाइड बच्चा क्या है, न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड क्या है। तो बच्चा क्या है, नाइट्रोजनी क्षारक प्लस शर्करा। जब आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, यानी न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है, क्या न्यूक्लियोटाइड, जब आपसे न्यूक्लियोटाइड के बारे में पूछे तो फिर आपका आंसर क्या होगा कि नाइट्रोजनी क्षारक यानी एनपी प्लस सुगर प्लस फॉस्फेट, फॉस्फेट। ठीक है, एनबी, एनबी का मतलब होता है बच्चा नाइट्रोजनी बेस, इसको शॉर्ट में एनबी भी कहते हैं या हिंदी में नाइट्रोजनी क्षार कहते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चा है, एक संदेशवाहक आरएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड का क्रम अमीनो अम्ल के लिए उड़ान बनता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितने बनते हैं, 1 बनता है, 2 बनता है, 3 बनता है, 4 बनता है, कितने बनते हैं बच्चे, तो कितने बच्चे बनते हैं, 3 बनते हैं, जैसे ए यू जी, क्या है ए यू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए के किस रूप में क्लोवर लीफ के समान संरचना होती है, क्लोवर लीफ का मतलब होता है बच्चा त्रिपर्डी संरचना, त्रिपर्डी स्ट्रक्चर, क्लोवर लीफ का ही मतलब होता है। तो कौन सी होती है, सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। तो ये आज के रहे बच्चा आज की क्लास के 60 क्वेश्चन। ठीक है, आज के क्लास के 60 क्वेश्चन रहे और क्लास यहीं पे एंड होती है। ओके, अब क्लास को एंड करने से पहले जरा मुझे बताओ कौन कितना पानी में है और किसमें कितना दम है, यानी ऐसा कौन सा ताकतवर बच्चा है, ऐसा कौन सा मेहंदी बच्चा है जिसने 60 में 60 कर लिया पूरा सही। ठीक है, या जिसने 60 में 55 50 51 52 53 54 कितना किया। अच्छा कोई बात नहीं शिवानी, कोई बात नहीं, ठीक है। बहुत अच्छा तनु पांडे, बहुत अच्छा। अच्छा किसी का 50 है किसी का 60 है अच्छा मैं 70 कहाँ कर आई हूँ, हाँ कुणाल 70 कहाँ हुआ है भाई, क्या आपने 70 में 60 कर लिया, कहाँ मैं कराई हूँ। रवि कुमार, बिल्कुल बिल्कुल भाई। अच्छा किसी का 60 में 50 है। अच्छा खैर देखो, जिन बच्चों का सही है, किसने कितना सही किया है कितना किसने गलत किया है, आप अपने आप से बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है, मुझे उसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मुझे उसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ईमानदारी से आज इस क्लास से अपने आप को बच्चा चेक करना कि आपने कितना सही किया है कितना गलत किया है। ठीक है, क्योंकि इंसान हर व्यक्ति से झूठ बोल सकता है लेकिन अपने आप से कभी झूठ नहीं बोलता। अपने आप में वो कितना सही रास्ते पे है और कितना गलत पे है उसकी परख उस व्यक्ति की ही होती है। ठीक है, तो जो भी रीजन था, जिन बच्चों का बिल्कुल सही था, ठीक है ठीक है, तो जो भी दिक्कत थी बच्चा
ठीक है, कोई भी दिक्कत परेशानी है, खैर कोई नहीं, जो भी रीजन था कि आपका क्वेश्चन गलत हुआ, मुझे अब ये नहीं पता। ठीक है, मैंने अपना पूरा 100% दिया कि आपको वन शॉट वाली क्लास समझ में आई। मैं अपना पूरा 100% दी हूँ कि आज की भी एक क्लास आपको समझ में आए। बाकी सारी क्लास में मेरी यही उम्मीद रहती है, मेरी यही कोशिश रहती है कि मेरी हर क्लास के बच्चों को हर एक चीज़ एक समझ में आ जाए। लेकिन होता है क्या है कि बच्चा की जो हमारा माइंड थिंकिंग होती है ना, सबकी एक जैसी नहीं होती। जरूरी नहीं होता है बच्चा कि हर एक बच्चा एक बार में किसी चीज़ को समझ ले, नहीं समझता। एग्जाम्पल मैं आपके सामने एग्जाम्पल मैं, कभी एक समय ऐसा था, ये कोई रियलिटी फेक नहीं है, एक रियलिटी है बच्चा कि एक समय कभी ऐसा था जो मेरी बायोलॉजी अदर सब्जेक्ट के अनुसार सबसे वीक थी। कब की बात है बच्चा? 9, 10, 11 की बात। नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था, समझ लो एकदम जीरो थी मैं। लेकिन एक समय ऐसा, एक फेज ऐसा आया कि कुछ ऐसा घटना हुआ, कुछ ऐसा मोड़ आया कि मुझे 12th में बायोलॉजी अच्छी लगने लगी और धीरे धीरे मेरी मतलब नापसंद होते हुए भी मैं बायोलॉजी पढ़ी। सोच लो, नापसंद होते हुए भी मैं इस सब्जेक्ट का चुनाव की, नहीं आता था, डर लगता था, बोरिंग लगती थी, शर्म आती थी पढ़ने में। लेकिन आज एक ऐसा फेज है, पढ़ भी रही हूँ, पढ़ी भी मैं इसी से, जो भी मुझे कंप्लीट करना पड़ा, जो भी मेरी स्टडी कंप्लीट करनी पड़ी, मैं इसी सब्जेक्ट उसकी, और आज उसी को पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो बच्चा जो भी रीजन आपके अंदर है, जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है, जो भी समस्या है, खैर कोई बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपको एक बार में समझ में आए, नहीं आएगा, होता है एक बार में आएगा, 2 बार में आएगा, 3 बार में आएगा, लेकिन क्यों नहीं आएगा, आएगा। बस हार नहीं मानना, ये कर लेना है कि अगर कोई हमें टॉपिक नहीं आ रही है तो आएगा, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है कि जिसका कोई निचोड़ ना हो। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका कोई हल नहीं है, बस हमें उस हल को करने के लिए रास्ते की जरूरत होती है, और वो रास्ता आपको कोई और बना के नहीं देगा, आपको खुद से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जिन बच्चों ने इस क्लास के सारे क्वेश्चन सही किए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन सही किए हैं, थैंक यू सो मच बच्चा। लेकिन जिन बच्चों ने नहीं कर पाए हैं, गलत हुआ, जो भी दिक्कत हुई बच्चा, तो आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कत है, जो भी समस्या है, आप उसको चेक करो, जांचो, परखो, आप अपने आप में कमी निकालो, क्यों ऐसा हुआ, ऐसा क्या हो रहा है कि इसी क्लास में पढ़ाई गई चीज़ें उस बच्चे को पूरा सॉल्व हो जा रहा है, वो सारा कर ले रहा है, लेकिन मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्या गलती मेरे से हो रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब आप अपने खुद से सर्च करोगे ना, खुद में एक कमी ढूंढोगे ना, तो बच्चा निखार जरूर आएगा। और एक दिन ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा जब आप उस सब्जेक्ट में, ठीक है, टॉप करोगे। और उस सब्जेक्ट में ही नहीं टॉप करोगे, आप सारे सब्जेक्ट में टॉप करोगे, और एक फेज ऐसा आएगा कि आप टॉपर लिस्ट में आओगे, टॉप 10 की लिस्ट में आओगे। ठीक, अच्छा, रिवीजन कैसे करें? तो देखो, रिवीजन करने के लिए बच्चा आपको खुद से करना है। बच्चा, अध्यापक का काम होता है पढ़ाना, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरे जैसे आपको हजारों टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उनका काम है पढ़ाना, वो पढ़ाएंगे, समझाएंगे, आपका काम है रिवीजन करना। आप 10 घंटे के, देखो एक चीज़ ध्यान सुनना, आप 10 घंटे की लाइव क्लास ले रहे हो, आप 4 घंटे की ऑफलाइन क्लास अपने मैम के साथ, सर के साथ ले रहे हो, कोई मैटर नहीं करता, तब तक नहीं करता जब तक आप पूरे दिन की पढ़ी हुई चीज़ का रिवीजन नहीं कर लेते। आपने 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे जो भी पढ़ा है, इस पढ़ी हुई चीज़ का अगर आप एक बार, बस एक दिन का, अगले दिन का नहीं, जिस दिन आपने, यानी सुबह में, दोपहर में, शाम तक आपने जो भी कुछ पढ़ा, उस पढ़ी हुई चीज़ का भोर के टाइम में, रात के टाइम में, सोने से पहले, ठीक है, या भोर के टाइम में एक बार रिविजन कर लोगे ना, यानी 4 घंटे में 4 घंटे की पढ़ी हुई चीज़ अगर आप 1 से 1.5 घंटे भी पढ़ लेते हो ईमानदारी से ना, तो वो आपका रिवाइज जरूर होगा। ठीक है, और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी बच्चा कि आप बोर्ड के बच्चे हो, भोर में पढ़ते हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ते हो तो पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि भोर में कोई भी चीज़ हमें बहुत जल्दी, थोड़ा सा आलस आती है, थोड़ी सी आलस आती है, उठने का मन नहीं करता है, ठीक है, लेकिन आप करोगे तो होगा। एक दिन आलस आएगी, 2 दिन आलस आएगी, 3 दिन आएगी, 4 दिन आएगी, 5 दिन आएगी, लेकिन प्रैक्टिस कर लोगे भोर में उठने की, तो फिर यही प्रैक्टिस आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी। समझ लेना, अनुभव करके देख लेना, मैं अनुभव की हूँ इसलिए उस चीज़ को बता रही हूँ। पूरे दिन का 4 से 5 घंटे की पढ़ी हुई चीज़ भोर की 1 से 2 घंटे की पढ़ाई बहुत महत्व होती है, क्योंकि शांत माहौल होता है, प्रकृति का भी गुण अलग होता है। ठीक है, माइंड माइंड भी हमारा एकदम फ्री होता है, क्योंकि हम सो के उठते हैं,
हमारे अंदर जो भी विचार होते हैं, अच्छा बुरा जो भी विचार होता है, वो हम विचारहीन होते हैं, हमारे पास कोई भी विचार नहीं होता है। और जिस चीज़ को हम पढ़ते हैं, जिस चीज़ पे हम क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं, ठीक है, ध्यान देते हैं, वही चीज़ हमारे दिमाग में फिट होती है। तो आप भोर में पढ़ के इस चीज़ को अनुभव कर सकते हो, ठीक है। ओके, खैर इस छोटे से क्लास में मैं आपको इतना ही कह सकती हूँ, इसके अलावा तो बच्चा मैं कुछ और नहीं कह सकती आपको। फिर भी कोई भी सब्जेक्ट बच्चा अच्छा नहीं है, उसको पढ़ो, नहीं अच्छा तो आप हर एक चीज़ को डेली डेली हर सब्जेक्ट पे टाइम दो। आप एक सब्जेक्ट में टाइम देकर कुछ नहीं कर सकते, आपको सारे सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है, ठीक है। और खैर और भी कुछ चीज़ें जानना है, कोई भी दिक्कत परेशानी होगी बच्चा, तो फिर मैं यहाँ पे तो लाइव क्लास में मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि भाई मेरे पास लिमिट समय होते हैं और इस लिमिट समय में मुझे सिलेबस भी खत्म करना पड़ता है। तो अगर कोई भी और चीज़ है, कोई दिक्कत पढ़ाई से रिलेटेड है, तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, सुषमा मैम बायोलॉजी के नाम से है, ठीक है। आप सर्च करिए जो भी आपकी, बस पढ़ाई से रिलेटेड, बाकी कुछ नहीं। तो पढ़ाई से रिलेटेड जो भी आपके पास दिक्कत समस्या प्रॉब्लम है, आप मुझे वहाँ पे बता सकते हो। बाकी लाइव क्लास में इतना ही आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। खैर तो इंस्टा पे सर्च कर लेना सुषमा मैम बायोलॉजी के नाम से, आपको इंस्टा आईडी मिल जाएगी, वहाँ पे फॉलो कर लेना। जो भी दिक्कत है आप कमेंट में कमेंट कर देना, ठीक है। लेकिन सिर्फ पढ़ाई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। खैर आज के लिए इतना ही बच्चा, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, यानी इस चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। सभी को बाय बाय, टेक केयर। क्लास कैसी लगी, अच्छी बुरी जो भी है, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, ठीक है।